हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंडियाज 34 के क्वेश्चंस का सभी का डिस्कशन। ओके, तो चलते हैं मेरे क्वेश्चन बैंक के अंदर एंड लेट्स सी। फटाफट अपन करते हैं स्टार्टिंग। ओके, ओके, सो ये है मेरा इंडियंस 34 दैट इज द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चैप्टर। ओके, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर, और इसमें टोटल मैंने 10 क्वेश्चन है वो कवर कर रखे हैं। तो मैं आपको सारे यही क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूँ। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, कुछ भी नहीं भी हो तो भी कमेंट करना यार, थोड़ा मतलब मोटिवेशन मिलता है अंदर से जब आप लिखते हो ना कि हाँ यार अच्छा है, आप हार्ड वर्क कर रहे हो। तो कुछ भी हो आप प्लीज़ लिखना। ओके, एंड लाइक शेयर प्लीज़ करना ताकि अगर आपको पसंद आए तो। ओके, तो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक है। एक बार अपन समरी देख लेते हैं कि सारे इस चैप्टर में आई से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है कि करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना है आपको Q3 का। मतलब कि कोई पर्टिकुलर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में है क्या, वैसे मैं बता दूं। इस चैप्टर के अंदर है ना, हमें क्वार्टरली जैसे नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन बनाते हैं, लेकिन अपन को कई बार क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने होते हैं। ठीक है, जो कि पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए होते हैं। अब यहाँ पे ये मत समझना कि सिर्फ क्वार्टर क्या क्या, इवन आप मंथली भी बनाते हो तो भी इंडियस 34 आपके ऊपर लगता है। मेन बात ये है कि ये आपका अदर देन फुल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होते हैं उनके अलावा बाकी सबकी बात करता है, और नॉर्मली सभी क्वार्टरली ही बनाते हैं। तो इसमें क्वार्टरली के ही सारे क्वेश्चंस और सब थ्योरी डिजाइन किया गया वो क्वार्टरली ही है। लेकिन क्या ये सेबी के अंदर जो अपन को लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने पड़ते हैं उसकी बात करता है? नहीं, वो अपने अलग है। ये अपने एक रिपोर्ट है, क्वार्टरली इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट है कि ड्यूरिंग द पीरियड जो अपन रिपोर्टिंग करते हैं दैट इज द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आया है वो थर्ड क्वार्टर के नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर आपको अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स निकालना है एवरेज टैक्स रेट के थ्रू। थर्ड में इनकम टैक्स अगेन एवरेज रेट के थ्रू। टैक्स एक्सपेंस निकालना है आपको फॉर बोथ इन डिफरेंट क्वार्टर के अंदर। टैक्स एक्सपेंस को कैलकुलेट करना है जनरल एंड स्पेशल इनकम के थ्रू। टैक्स एक्सपेंस निकालना है, पोर्टफोलियो लॉसेस को निकालना है। आपको रीअसेस करना है फर्स्ट क्वार्टर के प्रॉफिट को। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे आपको ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सब भी पीछे आया भी था। ओके, तो वो आपको क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वो भी फर्स्ट क्वेश्चन यानी जो कंपलसरी होता है उसके अंदर था शायद। ओके, देन आता है आपका एडजस्टमेंट ऑफ बेडेट्स या डेप्रिसिएशन या लॉस या अनइवन एक्सपेंसेस होते हैं क्वार्टरली इनकम के अंदर। तो उसका एडजस्टमेंट आप कैसे करोगे क्वार्टरली इनकम के अंदर इन सब का? मतलब कि कौन से क्वार्टर में आपको ज़्यादा बुक करना है या कम बुक करना है, किस वे के अंदर आप प्रोपोर्शनेटली बुक करोगे। एंड पीबीटी एंड टैक्स कैलकुलेशन क्वार्टर वाइज आपको करनी है। तो टोटल 10 क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से अपन इस इन सभी 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 17। ओके, ये आ गया हमारा 17 नंबर पेज। ये है हमारा चैप्टर इंडियस 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। गॉट, देखिए अब यहाँ पे ना ये है कि एबीसी लिमिटेड है वो मैन्युफैक्चर करती है ऑटोमोबाइल पार्ट्स को। एबीसी लिमिटेड ने शो किया है कि उसका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 20 लाख रुपीज़ है फॉर द थर्ड क्वार्टर, तीसरे क्वार्टर ऑफ 2001 के अंदर। और ये एडजस्टमेंट है वो आपने किए हैं वाइल कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट। जब आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तब क्या क्या चीज़ें हैं? पहला बेडेट्स, दूसरा डेप्रिसिएशन, तीसरा एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू द थर्ड क्वार्टर, कि जो थर्ड क्वार्टर से रिलेट करता है उसके रिगार्डिंग दिया हुआ है। इज डेफर्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट द फोर्थ क्वार्टर विल हैव मोर सेल्स। अब देखो मैं इसके थोड़े ना रूल्स बता देता हूँ आपको, ताकि आपको दिमाग में रहेगा कि अच्छा हाँ ये प्रोविजन था और उसके अकॉर्डिंग ये हुआ है। नॉर्मली है ना, क्वार्टरली खर्चों को अपन कैसे एलोकेट करता है? तो नॉर्मली जो खर्चा जिस क्वार्टर का हुआ है वो उस क्वार्टर का ही है। ओके, और अपन उसी क्वार्टर में उसको चार्ज करते हैं, अनलेस कि वो ऐसे सिस्टमेटिकली ओवर द पीरियड है वो अकाउंट फॉर होना है। लाइक जैसे डेप्रिसिएशन है, अब ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन होता है, तो हम उसे पूरे साल के अंदर जितने मंथली बेसिस पे उसको क्या करते हैं, अलोकेट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ है जैसे कि डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हुआ और उसके उसके कारण आपका क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर क्वार्टर का डेप्रिसिएशन है वो इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, अब आप पीछे जाके पिछले क्वार्टर को तो रीअसेस कर नहीं सकते हो। ठीक है, वो तो रिपोर्ट्स आपकी इश्यू हो चुकी है, तो आप करंट ईयर में उस करंट क्वार्टर के अंदर आप क्या करते हो, उसका एडजस्टमेंट दिखाते हो। ऐसे ही कोई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है जो कि सेल्स से पूरी तरह लिंक्ड है, तो फिर जिस जिस क्वार्टर में जितनी जितनी सेल है आप उसे प्रोपोर्शनिटी करके वैसे दिखा सकते हो। समझ के?
लेकिन अगर वो लिंक्ड नहीं है, हमने कर दिया बस, तो फिर अपन उसी क्वार्टर के अंदर उसको सारा का सारा रिकॉग्नाइज करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला इसने कि नेट प्रॉफिट मेरा 20 लाख रुपए है। कितना? 20 लाख रुपए है। और वो बोल रहा है कि ये जो एडजस्टमेंट है वो मैंने कर दिए हैं इसके अंदर। जो 20 लाख का मैंने प्रॉफिट निकाला है ना, उसके अंदर मैं ऑलरेडी ये एडजस्टमेंट कर चुका हूँ। क्या? देखो, अब बोल रहा है बेडेट्स। बेडेट्स के केस में सोचो, बेडेट्स जो हुआ है ना, वो आपका किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में हो गया। वो क्या पूरे साल को अलोकेट करते हैं? नहीं करते हैं। वो तो जिस क्वार्टर में हुआ है उसी क्वार्टर में वो पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा पीएनएल के अंदर। तो बेडेट्स है 1 लाख का इनकर हुआ था क्वार्टर के अंदर, लेकिन 50% ऑफ बेडेट्स है वो उन्होंने नेक्स्ट क्वार्टर में डेफर कर दिया। लेकिन ये तो गलत है। ये तो जिस क्वार्टर में हुआ है उसी क्वार्टर में इसको राइट ऑफ भी करना है। तो इन्होंने 50,000 तो ऑलरेडी एडजस्ट कर रखा है, और 50,000 मैं अपनी तरफ से और कर दूंगा। समझ गए? सेकेंड, एडिशनल डेप्रिसिएशन 4.5 लाख का आया था, बिकॉज मेथड चेंज हुआ था डेप्रिसिएशन का। ठीक है, वो एडजस्ट होना चाहिए था क्योंकि मेथड चेंज हुआ है, तो जिस क्वार्टर में हुआ है उस क्वार्टर में वो रिकॉग्नाइज किया जाता है एज एक्सपेंस, और इन्होंने इसी क्वार्टर के प्रॉफिट कैलकुलेट करने में इसको एडजस्ट कर रखा है। यहाँ पे बोल रखा है एडजस्ट किया हुआ है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका तो ट्रीटमेंट हो रखा है, तो इसका कुछ नहीं करेंगे। फिर बोलता है 5 लाख का एक्सपेंडिचर है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है थर्ड क्वार्टर का। ठीक है, वो हमने डेफर इस आर्गुमेंट पे किया है कि चौथे क्वार्टर में सेल ज्यादा होगी। तो भाई वो तो कोई मतलब की बात नहीं है ना। सेल कब ज्यादा होगी कम होगी इस बेसिस पे आपको एलोकेट नहीं करना है। फिर जिस क्वार्टर में आपने खर्चा किया उस क्वार्टर में आप रिटर्न ऑफ करो। तो पूरा का पूरा 5 लाख रुपए यहाँ पे ये भी रिड्यूस होगा। तो करंट नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 20 लाख माइनस 5.5 लाख, -5 लाख माइनस 50,000, तो 14,50,000 का है वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ओके, लेट्स गो थ्रू द आंसर एंड क्लोज इट। यहाँ पे देखो क्वार्टर का कितना है प्रॉफिट? 14,50,000 है। यहाँ पे क्या बोला है? इन द इंस्टेंस केस जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है वो करेक्टली स्टेट किया गया है। इंडेस 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है वो एडजस्ट किया जाएगा एंड रीस्टेट किया जाएगा एज फॉलो। बेडेट्स है वो करेक्ट नहीं है, क्यों? बिकॉज 50,000 है, वो भी डिडक्ट होगा 20 लाख से। सेकेंड आता है 4.5 लाख रुपए इन द सेम क्वार्टर है, वो करेक्ट है, और यह है इन ट्यून विथ इंडेस 34 है। एंड थर्ड, यह अप्रोप्रिएट है टू एंटिसिपेट और डेफर दैट टाइप ऑफ कॉस्ट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड कॉस्ट है वो इनकर्ड हुई है अनइवनली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एन इंटरप्राइज। तो इसीलिए जो ट्रीटमेंट किया गया है रिलेटिंग टू द डेफरमेंट ऑफ 5 लाख इज नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है एज एक्सपेंडिचर। आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल क्वार्टर्स, वो सारे क्वार्टर के अंदर यूनिफॉर्म है। गॉट इट? अब आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया यहाँ पे कंप्लीट, तो ये हमारा टिक। अब चलते हैं सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन क्या है? दैट इज द कंपनी ए का है। वो कहते हैं कैलकुलेट कीजिए अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स क्वार्टरली बाय एवरेज रेट। अब देखो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक तो होती है आपकी जनरल इनकम, ठीक है, एक होती है आपकी स्पेशल इनकम, ठीक है। जनरल इनकम है वो अपन कैसे उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके अंदर हम करते हैं कि टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम वेटेड एवरेज रेट को लेते हैं, ठीक है। मतलब एवरेज टैक्स रेट को लेते हैं, सीधा सिंपल सा वर्ड को, एवरेज टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय जनरल इनकम ऑफ द क्वार्टर। क्वार्टर की जो भी इनकम है मेरी उससे मल्टीप्लाई करूंगा एवरेज टैक्स रेट से, तो मेरा टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा उस क्वार्टर का, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ना वो ये आता है कि टैक्स एक्सपेंस मेरे को उस क्वार्टर का तो निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये एवरेज टैक्स रेट में कैसे कैलकुलेट करूंगा? ठीक है, तो एवरेज टैक्स रेट कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल इनकम, नहीं, टोटल टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम इनटू 100, ठीक है। और ये जो टोटल टैक्स है वो भी पूरा ईयर का है, ठीक है, और ये जो टोटल इनकम है वो भी होल ईयर की है, ओके, होल ईयर की है। तो इससे मैं एवरेज टैक्स रेट लेके आता हूँ और एवरेज टैक्स रेट को उस क्वार्टर की इनकम से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा क्या आ जाता है? नॉर्मल टैक्स आ जाता है। जनरल बोल दो या नॉर्मल बोल दो। वही स्पेशल इनकम क्या होती है? लाइक कैपिटल गेन की होती है या और होती है, उनके ऊपर इनकम टैक्स में भी अलग से स्पेशल रेट दी हुई होती है आपको। तो इस ये तो जिस क्वार्टर में इनकर्ड हो रही है ना, उसी क्वार्टर में इनके ऊपर टैक्स लगेगा। समझ के? अभी इसके क्वेश्चन करते हैं, नहीं समझो तो भी अब आगे आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या था, ये बोल रहा है कि पेन का कलर दूसरा ले लेता हूँ।
ये बोल रहा है कि कंपनी ए है वो एक्सपेक्ट करती है कि वो अर्न करेगी 15,000 प्री टैक्स प्रॉफिट ईच क्वार्टर एंड हैज़ ए कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब ऑफ 20%। 20% की इनकी कॉर्पोरेट स्लैब रेट है ऑन द फर्स्ट 20,000 ऑफ एनुअल अर्निंग एंड 40% है ऑन ऑल एडिशनल अर्निंग। ठीक है, ये तो स्लैब है, यहाँ पे कोई स्पेशल इनकम नहीं है, ना ही कोई स्पेशल टैक्स रेट है। स्लैब क्या है कि अप टू 15,000 का इसका, पहले तो देखो कंपनी का डाटा दिया हुआ है कि 15,000 इसको हर क्वार्टर में प्री टैक्स प्रॉफिट होगा यानी पीबीटी होगा। तो 4 क्वार्टर का कितना हुआ, 60,000 का इसका प्रॉफिट होगा पूरे साल का। समझ गए। सेकंड, अब टैक्स स्लैब क्या है हमारा, टैक्स स्लैब कुछ इस तरह से है कि अप टू 20,000, अप टू 20K कितना है मेरा, यहाँ पे रेट है 20%, और उसके बाद में ग्रेटर देन 20K है तो रेट आ जाती है 40%। तो बताओ टैक्स कितना बनेगा इसके ऊपर। अगर मेरा 20K तक है तो 20,000 इंटू 20%, ये तो हो गया मेरा 4,000 का टैक्स। ओके, और ये 20,000 से ज़्यादा यानी कितना है, 60,000 टोटल था, तो 20,000 से ज़्यादा कितना हुआ, 40,000। तो 40,000 इंटू 40% करता हूँ तो मेरा आता है 16,000 रुपये। ओके, तो 16,000 प्लस 4,000 यानी कि 20,000 का यहाँ पे मेरा टैक्स बनता है। तो अब यहाँ पे मेरे को एवरेज टैक्स रेट निकालनी है, तो एवरेज टैक्स रेट क्या निकलेगी, दैट इज टोटल टैक्स जो कि 20,000 का है डिवाइड बाय टोटल इनकम जो कि 60,000 रुपये की है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो 20 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, ये आ गया 33.33%। ठीक है, अब हर क्वार्टर कितना में का प्रॉफिट कितना है, 15,000 है, तो क्वार्टर 1 2 3 4, 15 15 15 15, तो 15,000 इंटू 33.33% करोगे तो ये आ गया आपका 5,000 रुपये। ठीक है, तो हर क्वार्टर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। ये टैक्स एक्सपेंस कैसे निकला है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 33.33 जो कि एवरेज परसेंटेज ऑफ रेट है उससे। ठीक है, इसके साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे भी टिक लगा देते हैं, लगा हुआ है। ये बोलता है कि कंपनी ए है उसने रिपोर्ट किया है 60,000 का प्री टैक्स प्रॉफिट है इन फर्स्ट क्वार्टर एंड एक्सपेक्ट करता है कि लॉस होगा 15,000 का एज इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर। इट हैज़ ए कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट 20,000 ऑफ द एनुअल अर्निंग एंड 40% ऑन ऑल एडिशनल अर्निंग। तो कैलकुलेट कीजिए अमाउंट ऑफ टैक्स क्या होगा हर क्वार्टर के अंदर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, बस चीज़ें चेंज हुई है थोड़ी सी, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। ठीक है, अर्निंग देख रहा हूँ मैं अभी सिर्फ यहाँ पे। इसने कहा कि फर्स्ट क्वार्टर में तो 60,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और अगले 3 में 15,000 का लॉस हुआ। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट इनका पूरा साल का कितना रहेगा यहाँ पे, 15,000 रुपये का। ओके, 15,000 का इनका नेट प्रॉफिट रहा। इसके ऊपर टैक्स रेट क्या है, अमाउंट ऑफ टैक्स बोलता है एट द रेट 40%। ओके, तो 15,000 इंटू 40%, ये किया मैंने, आया तो आया कितना, 6,000 का टैक्स आ गया। ओके, तो यहाँ पे रेट कितनी आनी है, एवरेज रेट यही आएगी क्योंकि स्लैब अलग अलग है, सॉरी स्लैब अलग है। तो 15,000 पे 20% है, तो 20% कितना आ जाएगा, 3,000 रुपीज़। ओके, तो अब यहाँ पे एवरेज टैक्स रेट क्या आएगी, 20% ही आएगी। तो हर साल 20% से क्या हो जाएगा, मेरा टैक्स एक्सपेंस बुक होगा। ठीक है, यहाँ पे 60,000 इंटू 20% किया है। ओके, तो यहाँ पे 12,000 आया, फिर इनमें 3,000 3,000 3,000 नेगेटिव आया। ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहेगा, पूरा साल का 3,000 का पॉजिटिव बच जाएगा जो कि मेरा रियल टैक्स है। समझ में आ गया ये वाला। ये था थर्ड नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वो बोलता है कि एक एंटिटी है उसने रिपोर्ट किया है क्वार्टरली अर्निंग ऑफ ₹15,000 प्री टैक्स प्रॉफिट इन द फर्स्ट क्वार्टर बट एक्सपेक्ट्स टू इनकर लॉसेस ऑफ ₹50,000 इन ईच ऑफ द 3 रिमेनिंग क्वार्टर। ओके, मतलब कि अब यहाँ पे जीरो हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। कैसे, देखो क्वार्टर 1 2 3 4, यहाँ पे 1.5 लाख प्लस था, यहाँ पे 50,000 माइनस, 50,000 माइनस, 50,000 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, जीरो। अब जीरो इनकम है तो जीरो इंटू कितना परसेंट भी हो वो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे क्या कुछ टैक्स का बनाओगे क्या, हाँ, तो टैक्स का प्रोविजन तो बनेगा ही। तो ठीक है, तो जीरो आ रहा है, कोई बात नहीं। जो नॉर्मल इनकम टैक्स रेट है वो 30% है, तो हर क्वार्टर में आप क्या करोगे, 1,50,000 इंटू 30%, जैसे ऊपर वाले में किया था सेम वो। ठीक है, वो पूरा का पूरा बस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। टैक्स एक्सपेंस क्या आएगा, जीरो, और इनकम भी क्या आएगी, जीरो। समझ में आ गई ये बात। ये पढ़ के बताऊँ एक बार। इनकम टैक्स एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड इन ईच इंटरिम पीरियड बेस्ड ऑन द बेस्ड एस्टिमेट ऑफ द वेटेड एवरेज एनुअल
इनकम टैक्स रेट एक्सपेक्टेड फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर, जो भी एक्सपेक्टेड है आपको फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो जो इनकम टैक्स रेट है उससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और बेस्ड एस्टिमेट पे मैं अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। According to the management condition that since the net income for the year will be zero, no income tax expense shall be charged quarterly in the interim financial report is not correct। तो वो करेक्ट नहीं है, इसीलिए ये जो टेबल है वो करेक्ट इनकम टैक्स एक्सपेंस है वो शो करेगी। अच्छा, यहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा कि यार अगर मेरा सब कुछ जीरो हो रहा है तो मेरे को कुछ चार्ज ही नहीं करा, नहीं आपको रिकॉग्नाइज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये बात ये कि अल्टीमेटली वो आपका जीरो आ जाएगा। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये मैंने अपडेट कर दिया था यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन है ना, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में मई 19 के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, नारायण लिमिटेड वाला। ओके, तो नारायण लिमिटेड वाले में क्या है, जनरल और स्पेशल इनकम टैक्स दोनों रेट दे रखी है और आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। मैंने क्या बोला था, जनरल के लिए तो जनरल रेट निकल जाएगी और स्पेशल है वो उसी क्वार्टर में टैक्सेबल होगा जिस क्वार्टर में अपन ने अर्न किया है, ठीक है। अब चलो, इसके अंदर क्या है, डाटा यहाँ दे रखा है कि ग्रोस एनुअल इनकम कितनी है, 33 लाख। ये तो आपको एनुअल इनकम बता दी इसने, ठीक है। एस्टिमेटेड कैपिटल गेन है 8 लाख का, ये क्या है, स्पेशल इनकम है, लेकिन ये इसको इंक्लूड कर दिया है, तो दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा पूरा ही, ठीक है। 8 लाख आपकी स्पेशल इनकम है और 33 माइनस 8 गए तो आ गया आपका 25 लाख, वो आपकी जनरल इनकम है। तो मैं जनरल एवरेज रेट निकालूंगा ना, तो उसके लिए ये वाली इनकम यूज करने वाला हूँ। ओके, अब एस्टिमेटेड इनकम ऑफ क्वार्टर वन कितने हैं, 7 लाख है, क्वार्टर टू की 8 लाख है, एंड क्वार्टर थ्री की वो 12 लाख है जिसमें 8 लाख का कैपिटल गेन भी इंक्लूडेड है, एंड क्वार्टर फोर की है वो 6 लाख है। तो अब यहाँ पे अपन को क्या करनी पड़ेगी, दोनों रेट निकालनी है। स्पेशल के लिए तो स्पेशल रेट ही रहेगी कैपिटल गेन वाली, ठीक है। और ये सिर्फ किस में चार्ज होगी, क्वार्टर थ्री के अंदर, क्योंकि उसी क्वार्टर में हमने स्पेशल इनकम को अर्न किया। उसके बाद में जनरल इनकम की एवरेज रेट क्या है वो निकाल लो। देखो, पहले 5 लाख पे 30% है, ठीक है, तो 5 लाख पे 30% हुआ तो कितना है टैक्स, 1.5 लाख रुपए का। और उसके बाद में बैलेंस इनकम कितनी बची, 25 लाख में से 5 गए तो 20 लाख रुपए, 20 लाख पे 40% किया तो 8 लाख रुपए मेरा ये आ गया, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 9,50,000 रुपये का मेरा टैक्स आ गया। अब 9,50,000 का टैक्स था, 9,50,000 का टैक्स था और डिवाइड कर दिया मैंने 25 लाख रुपए से, जो कि मेरी टोटल इनकम थी, जनरल इनकम। ओके, इंटू 100 किया तो ये मेरी वेटेड एवरेज रेट आएगी यहाँ पे, 9,50,000 डिवाइड बाई 25 लाख परसेंटेज, ये आया 38% मेरी जनरल इनकम टैक्स रेट है। तो हर क्वार्टर की जितनी इनकम होगी ना, जैसे कि अभी मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, यहाँ पे है जैसे क्वार्टर वन की 7 लाख रुपए है, ठीक है, तो 7 लाख पे क्या लगेगा, 38% डायरेक्टली लगेगा। क्वार्टर टू की 8 लाख रुपए है, इस पे भी क्या लगेगा, 38% डायरेक्ट लगेगा। क्वार्टर थ्री की जैसे 12 लाख है ना, तो 12 लाख को दो पार्ट में जाएगा, एक तो 8 लाख और एक 4 लाख, ठीक है। 4 लाख पे यही रेट लगेगी और 8 लाख के ऊपर ये वाली रेट लगेगी, ठीक है। और क्वार्टर फोर का 6 लाख है, उस पर अगेन 38% से लगेगा। चलो अब आंसर देखो, यहाँ पे देखो देखो, क्वार्टर वन है, क्वार्टर वन की अर्निंग ये और ये टैक्स रेट, क्वार्टर टू है उसकी अर्निंग ये, टैक्स रेट ये, क्वार्टर थ्री है 12 माइनस 8 गया इंटू 38% ये हो गया, और 8 लाख पे 12% ये हो गया। मतलब ये तो आपकी स्पेशल हो गई और बाकी आपकी नॉर्मल इनकम हो गई, ठीक है। दोनों पे अलग अलग रहेगा और स्पेशल इनकम उस रेस्पेक्टिव क्वार्टर में ही टैक्सेबल होगी सिर्फ, और 6 लाख पे 38% ये हो गया। तो टोटल आपका जो है वो टैक्स एक्सपेंस इतना रिकॉग्नाइज आपको करना है। गॉट इट, गॉट इट हो गया आपका वो फिफ्थ क्वेश्चन भी। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बस उन्होंने वही निकाला है, 25 लाख ये, 1.5 लाख, 8 लाख, 9.5 लाख, तो 38% की एवरेज टैक्स रेट आ गई है। सिक्स नंबर क्वेश्चन किसका है, एबीसी लिमिटेड का है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस आर दिया, तो एबीसी लिमिटेड है वो प्रेजेंट करती है, वेट मोमेंट, शिट मैन, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक्चुअली आपकी पहली वीडियो ना वो मेरी रेंडर हो रही थी और अचानक से वो कैंसिल हो गई। कोई बात नहीं, फिर से रेंडर कर लेता हूँ। ओके, तो एबीसी लिमिटेड है, उसका अपन को टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट करना है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट क्वार्टरली में। तो 1/4/2021 को क्या था, एबीसी लिमिटेड ने कैरी फॉरवर्ड किया है लॉस 600 लाख का, यानी 6 करोड़ रुपीज़ का और 9 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडिंग ऑन 30 जून 2001, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च,
एक्सक्लूडिंग द कैरी फॉरवर्ड लॉस, तो इनकम टैक्स रेट कितनी है 40% है, तो अमाउंट ऑफ टैक्स एक्सपेंस क्या है जो कि रिपोर्ट किया जाएगा ईच क्वार्टर के अंदर, वो आपको यहाँ पे बताना है। गॉट इट। तो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एक्सपेंस रिपोर्टेड इन ईच क्वार्टर है वो ये दे रखे हैं आपको फर्स्ट, सीधा यार सिंपल सा वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है, बस आपको हर एक का दे रखा है। पहले यहाँ पे बस 2 फाइनेंशियल ईयर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 अप्रैल 2001 को उनका ब्रोड फॉरवर्ड लॉसेस आ रहा है, ओके। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले 600 लाख तो नेगेटिव में ले लो, फिर 900 पॉजिटिव में ले लो, ओके। तो बताओ इनका नेट टोटल इनकम कितनी आई, 3600 माइनस 600 यानी 3000 की इनकम आई। तो अब टैक्स इसी पे लगेगा 3000 पे, 3000 पे जो टैक्स रेट है वो बोल रहा है 40% है, यानी कि कितनी आई 1200 रुपये, ठीक है। और करंट ईयर की इनकम कितनी है 3600, तो 1200 डिवाइड बाई 3600 इंटू 100, तो ये कितनी हो गई 33.33% अगेन। तो इस रेट से आपका क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा हर क्वार्टर में, ओके। सो सी, बस इसने तो यहाँ पे रेट ही निकाली है, तो 933.33% यानी 300 लाख का यहाँ पे हर क्वार्टर के अंदर आपका ये आ जाएगा। गॉट इट। हो 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 हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इनोवेशन कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड आईसीपीएल है, वो डील करती है सीजनल प्रोडक्ट में एंड सेल पैटर्न ऑफ द प्रोडक्ट है क्वार्टर वाइज इज एज एंडर। तो उन्होंने बोला Q1 में 10% सेल होता है, Q2 में 10%, यहाँ पे 60% और 20%, यानी कि इनका मेनली विंटर सीजन में ज़्यादा बिक्री होता है रेदर देन समर सीजन में, ओके। ऐसा इनका प्रोडक्ट है। तो ये बोलते हैं कि जो Q2 है ना, क्वार्टर नंबर 30 जून वाला, क्वार्टर नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ पे, तो Q1 के अंदर है वो इनका ये डाटा दिया हुआ है, सेल इतनी थी, एम्प्लॉय बेनिफिट के खर्चे इतने थे, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे इतने थे और फाइनेंस कॉस्ट इतनी थी। गॉट इट। अब ये क्या बोल रहा है कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर वांट्स टू डेफर ₹16 करोड़, ये है ना 16 करोड़ का एक्सपेंडिचर ट्रांसफर करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या दे रही हैं दैट थर्ड क्वार्टर इज हैविंग मोर सेल। ये तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, ठीक है, ये कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, ठीक है, और इसीलिए ये इनका नहीं होगा, ओके। तो 70 में से 25, 12, 4 और 16, ठीक है, सारे लेस होंगे, ठीक है। लेकिन ये था नॉर्मल केस में, लेकिन अब इसने कहा बिकॉज हमारा सीजनल नेचर है तो हमारी रेवेन्यूज वहीं पे आती है और ये खर्चा भी हमने वहीं के लिए ही किया है, तो फिर इसका डेफरमेंट अलाउ हो जाएगा। देखो इसका आंसर, एज पर इंडेक्स 34 इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न एंड इनकर्ड रेस्पेक्टिवली, सीजनल इनकम विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे ओकर। इसीलिए आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है कंसिडरिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंडेक्स 34, इसीलिए यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो सही नहीं है। 16 करोड़ इसी के अंदर इंक्लूडेड थे, तो वो इसको डेफर नहीं कर सकते हैं, ओके। इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, ओवरहेड वाला है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये है ना, शायद आप भी रखा है, अभी पिछले अटेम्प्ट में आया है, ओके। तो क्या था इसके अंदर, फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन का खर्चा दे दिया इन्होंने 10,000 का, ठीक है। नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन आफ्टर कंसिडरिंग प्लान मेंटेनेंस ब्रेकडाउन, वो था इनका 2000 मेट्रिक टन। रुको अब आगे नहीं बढ़ना, 10,000 का खर्चा था और 2000 मेट्रिक टन पे होना था, तो बताओ भाई पर मेट्रिक टन कितना खर्चा हुआ, तो 10,000 डिवाइड बाई 2000, तो कितना रुपया आया 5 रुपये। ये 5 रुपये क्या है पर मेट्रिक टन का मेरी रिकवरी रेट होगी, ठीक है। कोस्टिंग याद है, कोस्टिंग में क्या करते हैं, टोटल जो भी मेरा ओवरहेड का खर्चा होना है फिक्स्ड ओवरहेड वो डिवाइड बाई मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन मैंने किया, तो ये मेरी रिकवरी रेट आ गई। अब मैं हर क्वार्टर में जितना जितना बनाता जाऊंगा ना उतना उतना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करता जाऊंगा, सिंपल है ना। और ये तो किसके अकॉर्डिंग था, कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अकाउंट्स क्या बोलता है, अकाउंट्स यानी कि इंडेस मेरे को बोलता है कि ये जो खर्चा है आपका इवनली इनकर हुआ है 10,000 का, ठीक है। तो 10,000 डिवाइड बाय 4 क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर में आपका 2500 का खर्चा पीएनएल में चार्ज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जो डिफरेंस होगा वो पीएनएल में जाएगा और जो मतलब कि रिकवरी रेट वाला पार्ट है वो किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट में चला जाएगा, सिंपल। अभी देखो फर्स्ट क्वार्टर में 400 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ और ये हमें ना कम्युलेटिवली देखना है, अभी मैं बताता हूँ, ज़्यादा टेंशन मत लो, ईजी ही है। फर्स्ट क्वार्टर में 400 का प्रोडक्शन हुआ,
ठीक है। तो कोस्टिंग वाला दिमाग चलाओ, अभी अभी अकाउंट्स को पूरा साइड में रख दो। कोस्टिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पर यूनिट पे 5 रुपए की रिकवरी बन रही है मेरी, तो 400 इंटू 5 रुपए करो सीधा और आ जाएगा 2000 रुपए। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। कॉस्ट शीट याद है आपको, तो उसके अंदर रिकवर ओवरहेड है वो टोटल हो जाते थे प्रोडक्ट की कॉस्ट में। तो ये 2000 रुपये मेरा उधर चला गया। लेकिन इस क्वार्टर का खर्चा कितना था अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, मेरा इंडियस के अकॉर्डिंग 2500 रुपये था, और मैंने चार्ज कितना किया, 2000 रुपये। तो 500 किधर चला जाएगा, पीएनएल में डायरेक्टली चीज चला जाएगा कि ये अनरिकवर्ड ओवरहेड है। ठीक है, ऐसे। लेकिन अगले क्वार्टर में क्या हो जाता है, 600 हो जाता है, 600 हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ये दिमाग रखना है ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर अपन ईयरली करते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अपने आप को अपन को पता होता कि टोटल प्रोडक्शन इतना हुआ और ये इतना हुआ। लेकिन हम क्वार्टरली जा रहे हैं, ठीक है, हम क्वार्टरली जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, पहले क्वार्टर में प्रोडक्शन कम हो गया लेकिन नेक्स्ट में ज़्यादा हो गया, तो ओवरऑल पूरे साल में ना पूरा इक्वल टू 2000 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हो गया एग्जांपल के लिए मान के चलो। तो कोई भी अंडर या ओवर रिकवरी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखेगी, तो फिर वो इंटरिम में भी नहीं दिखनी चाहिए, तो उसका इफेक्ट अपन को एलिमिनेट करना है। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे 600 इंटू 5 है, तो यहाँ पे 3000 है, वो कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अकाउंट्स का बोलता है 2500 ही जाने चाहिए, तो 500 रुपये का ओवर रिकवरी हो गई, तो ये पीएनएल को क्रेडिट कर देगा इससे। ठीक है, क्या कर देगा, क्रेडिट। यहाँ पे क्या किया था, डेबिट। ओके, 500 रुपये पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट हो गया, तो पीएनएल में नील इम्पैक्ट आ गया और ये कम्युलेटिवली जाएगा। फिर थर्ड में 500 ही किया है, तो अगेन 2500 कॉस्ट शीट में थे और 2500 ही पीएनएल में चार्ज हुए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 400 हुए, तो यहाँ पे 2000 आपका क्या हुआ, कॉस्ट शीट में गया, लेकिन पीएनएल में कितना जाना चाहिए था, 2500 एज पर इंडियस। तो ये जो 500 एक्स्ट्रा है वो वाला क्या हो जाएगा, अंडर रिकवर्ड रह जाएगा, ये वाला पीएनएल में जाएगा। ओके, तो अब देखो इसका ट्रीटमेंट। फर्स्ट क्वार्टर में है वो 2500 का प्रोडक्शन ओवरहेड होगा, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर तक। ठीक है, फिर सेकंड तक 2500 प्लस 2500 5000 का, फिर 7500 का, और फिर टोटल 10,000 का खर्चा बुक हो जाएगा एज पर अकाउंट्स। लेकिन रिकॉग्नाइज कितना हुआ होगा कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग, 2000, तो बचा कितना, 500 का अंडर रिकवर्ड है। सेकेंड में यहाँ पे 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो गई, 5000 का खर्चा बुक हो गया, वो 5000 ही रिकॉग्नाइज करना था। ठीक है, तो जो 500 रुपये पहले था वो अपन रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा बाई वे ऑफ क्रेडिट। अंडरस्टूड। थर्ड क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था, 7500 रुपये का, होना कितना चाहिए था, 7500 का, तो यहाँ पे नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे चौथे क्वार्टर में है वो 10,000 होना था, हुआ कितना, 9500, क्योंकि 400 यूनिट ही बनी, तो 500 रुपये का है वो क्या हो जाएगा, अनअलोकेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड हो जाएगा, और ये पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। गॉट इट, एज पर इंडेक्स 2। तो ये हमारा कम्युलेटिव रिजल्ट था ऑफ ऑल द क्वार्टर्स। ठीक है, इन अनअलोकेटेड ओवरहेड, इसीलिए मीटिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियस 34, द क्वार्टरली रिजल्ट शुड नॉट अफेक्ट द मेजरमेंट ऑफ द एनुअल रिजल्ट। तो वो एनुअल रिजल्ट को है वो इफेक्ट नहीं करेगा, हम इसी तरह से क्वार्टरली रिक्वायरमेंट को लेके चलते हैं। ओके, ये हमारा 8वां क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट में, दैट इज द 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एडजस्टमेंट ऑफ बेडेट्स क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लॉस या अनइवन एक्सपेंसेस का इन क्वार्टरली इनकम के अंदर। ओके, बेडेट्स का, डेप्रिसिएशन का, लॉस का एंड अनइवन एक्सपेंसेस, ये 4 आइटम हम यहाँ पे देखने वाला है। तो यहाँ पे बोला क्या कि एबीसी लिमिटेड है, वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाता है, उन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया अपना। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है इनका, 20 लाख रुपए का है थर्ड क्वार्टर का। कौन से का, थर्ड क्वार्टर का। थर्ड क्वार्टर में इनका बेडेट्स का खर्चा है 1 लाख का ड्यूरिंग द क्वार्टर, एंड 50% ऑफ द बेडेट्स है वो क्या है, डेफर हुआ है नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। एडिशनल डेप्रिसिएशन 4.5 लाख का है फ्रॉम द चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हुआ है। अब देखो एक एक को डिस्कस करके चलते हैं। 50% का डेफर किया, क्या सही है, अपन पहले भी क्वेश्चन करके आए हैं, सही नहीं है, ये इसी में बुक होगा। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन सही ट्रीटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्टेड लॉस है, एक्सेप्शनल लॉस है 28,000 का, ये इस क्वार्टर में इनकर हुआ है। ठीक है, और ये डेफर किया गया नेक्स्ट क्वार्टर में, तो नहीं अलाउ ही नहीं है, ये तो इसी का है तो इसी को जाएगा। ठीक है, एंड फोर्थ 5 लाख का एक्सपेंडिचर है ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द थर्ड क्वार्टर, ये डेफर किए गए हैं कि अगले क्वार्टर की सेल्स ज़्यादा होगी, तो नहीं अलाउ ही नहीं है। ठीक है, इसी क्वार्टर में बुक करो, तो कितना आएगा देखो, 20 लाख का टोटल था, उसमें से 50,000 का डिप्रिशिएशन ये बेडेट्स लेस हुआ, 4.5 लाख का कोई ट्रीटमेंट नहीं, एक्सेप्शनल लॉस लेस होगा 28,000 का, वो 5 लाख और होगा, तो 13 लाख 14,22,000 का यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्वार्टर का प्रॉफिट आना चाहिए। यहाँ पे बस ये थर्ड वाला सेम था, बाकी में तो फिगर भी पहले सेम आ चुकी है ऑलरेडी। ओके, तो ये देखो, सॉरी यहाँ पे कुछ मैंने गलत रीड किया था,
हाँ सॉरी, यहाँ पे मैंने पूरा 28,000 लेस कर दिया, जबकि 50% तो ऑलरेडी हो चुका है, तो 50% ही लेस करना था। तो प्लस कर देता हूँ मैं इसका 28 का 14, तो 14,36,000 इसका आंसर आएगा, वो वही इधर आ रहा है। डन। ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। एक एंटिटी का अकाउंटिंग ईयर है, वो एंड होता है, अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, बट इट्स टैक्स ईयर ऑन 31 मार्च, लेकिन जो टैक्स ईयर है वो 31 मार्च को होता है। इंटिटी ने परचेज किया इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट को ईच क्वार्टर को फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। जो एंटिटी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इज स्टडी ऑफ ₹10,000 ईच क्वार्टर, एंड जो एस्टिमेटेड इफेक्टिव टैक्स रेट है ना वो 25% है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 30% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो रिलेटेड टैक्स चार्जेस आपको दे रखे हैं, तो कैलकुलेटेड फॉर ईयर 2019 एंड इट्स क्वार्टर है वो आपको दे रखे हैं। तो अब देखो इसकी लिखते हैं समरी अपन, ठीक है। 31 दिसंबर है, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर है, लेकिन टैक्स का ईयर कौन सा है, 31 मार्च, ठीक है। एंटिटी ने परचेज किया इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर ईच क्वार्टर ऑफ द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। द एंटिटीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज स्टडी एट ₹10,000 ईच क्वार्टर, एंड द एस्टिमेटेड इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 25% है। तो देखो 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, ये पूरा ईयर एंडिंग 31 दिसंबर हो गया, लेकिन टैक्स रेट दोनों साल में चेंज हो जाएगी। तो पहले क्वार्टर का जो होगा ना वो टैक्स रेट तो 2500 हो जाएगा 25% की रेट से, और बाकी सबका है ना वो 30% आएगा यहाँ पे। समझ में आ गया? ये तो पूरे साल का ही है, इसको तो छोड़ दो। ये देखो 3,000 3,000 3,000, तो बस टोटल करो 28,500, वो आपका PAT आ गया, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज द ईयर इज नॉट सेम एज द टैक्स ईयर, मोर देन वंस टैक्स रेट माइट अप्लाई ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, अकॉर्डिंगली एंटिटी शुड अप्लाई द इफेक्टिव टैक्स रेट फॉर ईच इंटरम पीरियड टू द प्री टैक्स रिजल्ट्स फॉर द पीरियड। तो ये था हमारा सिंपल सा इंडियस 34, इसके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अभी नेक्स्ट में अपन इंडियस ये 7 कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो वाला। तब तक के लिए गुड बाय।